हम लोग देखते हैं कि मांग की लोच हो या फिर क्रॉस लोच हो या फिर आई की लोच हो, तो ये तीन तरह की लोच होते हैं अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में। जो माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे या पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा इसे स्पष्ट करना चाहूँगा इन तीनों को एक साथ बताकर। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आप इसको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे और इसको जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि मांग की लोच। मांग की लोच, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉस लोच और तीसरा होता है आई लोच, ठीक है। परिभाषा अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि मांग की लोच क्या होता है कि अगर किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो जो किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि किस प्रकार से होती है, अधिक होती है, कम होती है या कुछ नहीं होती है, अनंत होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखते हैं कि अगर किसी एक वस्तु है उसकी अगर कीमत कम होती है, एक्स वस्तु की कीमत कम होती है, तो वाई वस्तु की जो मांग है, ठीक है, उसकी मांग में क्या कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। और इनकम लोच में देखते हैं कि अगर आय में अगर वृद्धि या कमी होती है तो जो वस्तु है एक्स या वाई उसकी मांग में किस तरह से वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। और मांग की लोच में हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उसकी मात्रा, जो एक्स वस्तु की मात्रा जो है उसमें क्या वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए, इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तीनों लगभग एक जैसा ही होता है, बस आपको समझना है इस चीज को अच्छे से कि कैसे ये काम करता है। देखिए, मान लीजिए कितनी तरह के लोच होते हैं, 5 तरह के। पहला लोच जो होता है वो इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य और अनंत, ठीक है। अगर इसमें हम लोच लिखेंगे तो ईसी लिखेंगे इकाई के बराबर, ईसी लिखेंगे इकाई से अधिक, ईसी लिखेंगे इकाई से कम, ईसी लिखेंगे 0 और ईसी लिखेंगे अनंत। सेम चीज है कि अगर हम इसमें आई जोड़ देंगे तो ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम हो जाएगा इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी जो है इनकम ग्रेटर देन, फिर इलास्टिसिटी जो है लेस देन, और फिर इलास्टिसिटी जो है वो शून्य, फिर इलास्टिसिटी जो है वो बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए, समझना क्या है कि अगर हम दो चर हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें x को लेके चलेंगे, y को छोड़ देंगे। अब देखिए, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, कीमत क्या है कि अगर कम हो जाए तो मांग क्या है, इकाई जो लोचदार है उसमें जो मात्रा जो है वो समान मात्रा में बढ़ेगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर 10% कीमत कम होती है तो मात्रा भी 10% ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, समानांतर बनता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 है, इसको हम खींच देंगे तो ये बन जाएगा। मतलब जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, 10% अगर कीमत कम हो रहा है तो मात्रा भी इसी तरह से बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर P का कीमत कम होता है, इकाई लोचदार, अगर 10% कीमत क्या होता है कम होता है तो मात्रा जो है वो 10% से अधिक बढ़ती है, ठीक है, जो वृद्धि होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कीमत जो है वो कम होता है, ठीक है,
10% अगर कीमत कम होता है तो मात्रा जो है वो 10% से कम, मतलब कि 9%, 8% वृद्धि होगी, तो वो क्या कहलाएगा, इकाई से कम लोचदार। जीरो क्या हो कहने का मतलब होता है, अगर कीमत कम होता है तो मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होता है, शून्य होता है। अनंत कहने का मतलब होता है कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मात्रा जो है वो अनंत मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी के सेंस में भी आप इस बात को समझिए। इसमें दो अलग अलग बातें कहता है। अगर x वस्तु की कीमत में कमी होगी तो y में क्या परिवर्तन, y वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अगर इकाई के बराबर है तो अगर x वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो y वस्तु की जो मांग है वो समान रूप से बढ़ेगा। अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर 10% x वस्तु की कीमत कम होती है तो 10% मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी दूसरे वस्तु y वस्तु में। ठीक है, क्योंकि क्रॉस कहने का मतलब होता है कि इसके बदले दूसरा का प्रयोग, मतलब चाय और कॉफी का जो एग्जाम्पल है, अगर चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम कॉफी पियेंगे। ठीक है, अधिक कहने का मतलब क्या होता है कि अगर x वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो y वस्तु की मांग अधिक बढ़ जाती है। मतलब अगर 10% तो ये हो जाएगा 10% से अधिक, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। कम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर x वस्तु की कीमत कम हो गिरती है तो y वस्तु की मांग जो है वो बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब 10% से कम ही रहेगी। शून्य कहने का मतलब होता है कि अगर x वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो y वस्तु की कीमत में मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी। और नेक्स्ट बोलता है अनंत, अगर x वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो y वस्तु की मांग पूरी तरह से होने लगेगा। कहने का मतलब है कि हम y वस्तु ही खरीदेंगे और x वस्तु को छोड़ देंगे पूरी तरह से। ठीक है, उसी प्रकार से आय की लोच को भी आप समझ सकते हैं कि अगर आय इकाई के बराबर है तो क्या होगा। अगर किसी एक व्यक्ति है उसकी आय में वृद्धि होती और तो मांग में समान वृद्धि हो, अगर आय 10% बढ़ता है तो मांग जो है उसकी वस्तुओं की मांग जो है वो भी 10% बढ़ेगा, मतलब x वस्तु हो या y वस्तु हो जो भी। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की आय जो है वो 10% अगर बढ़ती है तो मांग जो है अत्यधिक बढ़ जाती है, मतलब 10% से अधिक बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर 1000 बढ़ा है तो उसका खर्च जो है 1200 हो जाता है। ये काम करता है विलासिता वस्तु के लिए, ये काम करता है सामान्य वस्तु के लिए। ठीक है, सामान्य वस्तु के लिए भी नहीं है, इकाई के लिए ये अधिक है, कम होता है, मतलब बढ़ता है, धनात्मक ही प्रभाव होता है उसका भी, लेकिन वो कम बढ़ता है। ठीक है, अब क्या है कि इकाई से कम, तो अगर किसी व्यक्ति की आय अगर बढ़ती है 10% तो उसकी जो मांग है वो बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि 8%, 10% नहीं बढ़ेगी, 8%, 9%, मतलब 10% से कम रहेगा। ये आवश्यक वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, शून्य कहने का मतलब होता है आय में अगर 10% या कुछ भी वृद्धि होता है तो उस वस्तु की मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। अनंत कहने का मतलब ऐसा केसेस देखने को नहीं मिलता है, ये एक काल्पनिक घटना है। ठीक है, मतलब काल्पनिक विचार है आय प्रभाव में जब उसका अनंत होता है। तो देखिए बहुत ही ये सरल होता है, बशर्ते कि सिर्फ आपको समझना होता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि इकाई लोच इकाई से अधिक है तो क्या होगा। देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं, इकाई से अधिक लोचदार बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इकाई से कम लोचदार बोलते हैं और बेलोचदार बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्ड्स पे खास करके ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है। ठीक है, वस्तुओं का भी रिलेशन इसी के आधार पर तय होता है, जिसको मैं फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।